नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 4 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपके सामने अ फ्रेजाइल फ्रेंच रिपब्लिक। देखिए, फ्रांस में ये जो सैमुअल पैटी वाला इंसिडेंट हुआ है, क्लास में ये लोगों को, बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे और उसको पढ़ाने के लिए इनका गर्दन काट दी गई। तो यहाँ पे लेसाइट के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, LAICITE। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्जन है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म के बारे में यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं ऑथर। फ्रांस का सेक्युलरिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है और इस सेक्युलरिज्म के ऑपरेट करने की वजह से फ्रांस में जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो क्यों बाकी कम्युनिटी के साथ जेल नहीं कर पा रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके बारे में बात की गई। वैसे तो मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूं जिसका रेफरेंस भी मैं आगे दे दूंगा, और यहाँ पे ऑथर ने जो 2 3 4 पॉइंट्स कहे वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। देखिए, बड़ी बड़ी जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, जो कोल के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, आपका क्रूड ऑयल के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके की फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज मतलब कंपनी, इनको हटाने का तरीका क्या है। देखिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बाद आप बोल रहे हो फॉसिल फ्यूल एमिशंस कम करेंगे, CO2 एमिशंस कम करेंगे, सब कुछ की आप बात करो, बट एट द सेम टाइम दुनिया भर की जो सबसे बड़ी बड़ी फॉसिल फ्यूल कंपनीज है वो आगे बढ़ रही हैं। आप एक्सॉन मोबाइल की बात कर लो, आप रॉयल डच शेल की बात कर लो, आप सऊदी अरमको की बात कर लो। तो यहां पे कुछ ट्रेंड्स पॉइंट आउट किए गए कि कैसे बड़ी बड़ी दुनिया भर की जो बैंकें हैं वो इन फॉसिल फ्यूल कंपनीज को लोन पे पैसा घुमाती हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के थ्रू इन फॉसिल फ्यूल कंपनी से डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है। डाइवेस्टमेंट मतलब कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो पैसा अपना वापस निकाल रहे हैं। एक चीज होती है इन्वेस्टमेंट, एक चीज होती है डाइवेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप किसी चीज में पैसा लगाते हो और डाइवेस्टमेंट में आप किसी चीज से पैसा निकाल लेते हो। तो कैसे इन फॉसिल फ्यूल कंपनी से पैसा निकालने के लिए एक पूरे दुनिया में मूवमेंट चलाया जा रहा है और कुछ हद तक उस मूवमेंट को सक्सेस भी मिल रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। फिर है अनसिविल प्रपोजल। भाई, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। लव जिहाद, लगता नहीं है कि लव जिहाद से रिलेटेड यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आना चाहिए। आप खुद ही चाहो तो पढ़ लो, वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन, ये न्यूज को पढ़िए मत, ये दिमाग की खराब करती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, निकिता तोमर, एक बच्ची की जान ले ली गई उसको गोली मार के, उसके बाद से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है इस धर्म के इशू को लेके और इंटरफेथ मैरिजेस को इशू को लेके। अभी पता नहीं कहाँ ही जाके रुकेगी, ये अलग चीज है। चलिए, बिहार भी उस पर आ जाते हैं। तो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार में, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एनुग्गा रेड्डी। अब ये एनुग्गा रेड्डी के बारे में बताया है, साउथ अफ्रीका में एक्टिव थे ये, नॉट इंपॉर्टेंट, लिविंग इट। नेक्स्ट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एकेडमिया एंड द फ्री विल। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई इंडिया में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला कि हम इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स को सुधारने के लिए क्या बताया गया है, ये कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी दुनिया भर में जो लोग पढ़ते हैं, जो स्कूल कम्युनिटी, जो कॉलेजेस में लोग पढ़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई के दौरान किस हद तक अपनी फ्रीडम को व्यक्त कर सकते हैं, और एक टीचर अपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान पढ़ाते वक्त किस हद तक फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकता है, ये चीज पता करती है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स से। तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बेसिक पॉइंट्स, और इंडिया में एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स कितना नीचे है और बाकी कंट्रीज से इसका कंपैरिजन और क्या सही करने के लिए किया जा सकता है, ये सब इस आर्टिकल में बताया है। इस आर्टिकल को देखेंगे। और फाइनली, अवर्टिंग वोलेटाइल पोल आउटकम्स। देखिए, 3 नवंबर को जो वोटिंग प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है यूएस में। ये पता ही है कि भाई, अगर जो बाइडन एक बहुत बड़े मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा पाते हैं और मार्जिन बहुत छोटा रहता है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में, तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में घसीटेंगे मैटर को, सुप्रीम कोर्ट में। अभी इस केस में दोस्तों, एंड में जो पोल आउटकम्स है वो काफी वोलेटाइल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही सिनिकल आदमी है, एक डिग्निफाइड आदमी नहीं है, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। अभी उस हद तक गिरने के चक्कर में जो अमेरिकन सिविलाइज्ड पॉलिटी है, मतलब अमेरिका के जो लोग हैं, उनके सड़कों पे बवाल सा हो रहा है। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट टाइप के ग्रुप सड़कों पे उतर आए हैं, और वो जो मिलिटेंट टाइप के ग्रुप्स है ना, वो इस हद तक बवाल कर रहे हैं सड़कों पे कि प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं। तो क्या क्या चीजें हो रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक स्टेट है आपका यूएसए का मिशिगन। मिशिगन की गवर्नर थी ग्रेचिन विटमर। ग्रेचिन विटमर के राज को
वायलेंटली ओवरथ्रो करने के लिए कुछ लोगों ने अभी अरेस्ट किया, एफबीआई ने इस पूरे के पूरे अटेम्प्ट को रोक दिया। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही है ना यूएसए में, कहा जा रहा है कि ये जो इनडिसेंट सी इलेक्शन कैंपेनिंग करी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसकी वजह से हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की यहां काफी बुराई करी जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने यूएस की पूरी पॉलिटी को तोड़ के रख दिया है अपने डिविजिव भाषण के थ्रू, उसके चलते ये सारे बवाल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल भी वापस आना सही नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप हर गलत तरीके का इस्तेमाल करके, जिसमें कोर्ट का इस्तेमाल करना भी है और मेलिंग वोटिंग को फेक बोलना है, इन सब चीजों को इस्तेमाल करके ट्रंप वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे, वो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना हो किया हो तो कर लीजिए। मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएगी। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी और करंट अफेयर्स के मैं लेक्चर्स बनाता हूं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रांस के लिए बहुत ही बेकार समय है। टेररिस्ट अटैक्स लगातार हो रहे हैं और अभी से नहीं, 2015 से कुछ ना कुछ फ्रांस में हो ही रहा है। प्रॉपर प्रॉब्लम यह भी आ गई है कि फ्रांस में इस समय पे केवल ये टेररिस्ट अटैक प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगा हुआ है, इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है और फ्रेंच सिटीजन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। फ्रांस में एक एलियनेशन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। दो कल्चर्स आपस में क्लैश कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, द क्यूरियस केस ऑफ फ्रांस वर्सेस इस्लाम। यहां पे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या बोला, उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया भर से क्या क्या रिएक्शंस आए हैं। फ्रांस का मैप तो आपको यही नजर आ रहा है। फ्रांस के मैप के साउथ में आपको गल्फ ऑफ लियान उधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको मेडिटेरियन सी और यहाँ पे इंग्लिश चैनल। तो मेडिटेरियन सी और इंग्लिश चैनल के बीच में है आपका फ्रांस, इधर बे ऑफ बिस्के, राजधानी पेरिस, नॉर्थ में बेल्जियम की साउथ बाउंड्री बनाता है, ईस्ट में लग्जमबर्ग के साथ, फिर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, नीचे की तरफ स्पेन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं फ्रांस के मैप से रिलेटेड जो आप ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए कि फ्रांस में बड़ी आम बात हो गई है, ठीक है। अभी 16 अक्टूबर 26 अक्टूबर को इवेंट्स हुए हैं। पहले इवेंट हुआ सैमुअल पैटी वाला, उसके बाद इवेंट हुआ जो नाइस में एक चर्च था वहां पे अटैक हो गए। तो इस तरीके के जो अटैक्स हैं दे आर बेसिकली डिस्टर्बिंग द पॉलिटी ऑफ फ्रांस। केवल आप देखिए, आप समझो, अगर एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन पे अटैक करती है, हालांकि अब सिविलाइजेशन नहीं अटैक कर रही, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अटैक कर रहा है, तो एक इस्लामिक सेपरेटिस्ट ने आके वहां पे अटैक कर दिया, उसके चलते पूरी की पूरी जो इस्लामिक कम्युनिटी है फ्रांस में उसको टारगेट किया जाएगा, उनको शक की निगाह से देखा जाएगा। तो ये तो देखिए नियम है, एक सिविलाइजेशन अगर दूसरे सिविलाइजेशन पे अटैक करेगी, और यहां पे इसको इसी तरीके से दिखाया जा रहा है, अटैक एक आदमी का है बट सिविलाइजेशन वर्सेस सिविलाइजेशन डिस्प्ले किया जा रहा है। तो वहां की जो मेजॉरिटी सिविलाइजेशन है क्रिश्चियनिटी, वो फिर इस्लाम के ऊपर बैक ट्रैक करेगी। तो होता है ना कि भाई तुम खून बहाओगे तो हम भी खून बहाएंगे, वो वाली चीज यहाँ पे आगे आनी सी लगती नजर आ रही है। ये सब शुरुआत कैसे हुई, तो आप कह सकते हो कि शुरुआत हुई चार्ली हेब्डो के सैटेरिकल कार्टून से। चार्ली हेब्डो के सैटेरिकल कार्टून्स लगभग 2011-2012 में पब्लिश हुए थे। बाद में उसके चलते 2015 में चार्ली हेब्डो के ऑफिस पे भी अटैक हुआ, बहुत सारे और भी अटैक्स हुए, रेस्टोरेंट में शूटिंग, फुटबॉल स्टेडियम में शूटिंग, इस तरीके की बहुत सी चीजें फ्रांस में ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अब सैमुअल पैटी का मसला। सैमुअल पैटी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, और जिस जगह पे वो पढ़ा रहे थे उससे 80 किलोमीटर दूर एक चेचन रिफ्यूजी रहता था। उसको ये पता चला कि पैटी ने ऐसा कुछ किया है, उसने आया, सैमुअल पैटी को एम्बुश किया, चारों तरफ से घेर लिया और उसकी गर्दन काट दी। अब भाई पूरे फ्रेंच पब्लिक में शॉक है, और कुछ और समय बीतता है इससे पहले ही आपके नाइस के चर्च वाला इशू हो गया। तो भैया अब ये जो जिस तरीके का वायलेंस है ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। पैटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीचर थे फ्रांस में, और वो फ्री स्पीच पढ़ाते थे, और कहीं ना कहीं पैटी इस बात को बच्चों को बता रहे थे कि फ्रांस की पॉलिटी में किसी भी प्रकार के रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं है। सिर्फ इस्लाम का ही नहीं, फ्रांस की पॉलिटी में क्रिश्चियनिटी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट आया था? ये जो लुई किंग्स थे ना, उनके अगेंस्ट आ रहा था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो फ्रांस में जो किंग थे उनका नाम था लुई 16। अब ये जो लुई 16 नाम का व्यक्ति था, ये बहुत ही मतलब इस टाइप का आदमी था, बहुत ही सिनिकल आदमी। उसको पता ही नहीं था कि वो किस पोस्ट पे बैठा है, ठीक है। लोगों को एक्सप्लॉइट करना। आपकी फ्रांस में तीन सोसाइटीज के तीन हिस्से थे, और जो तीसरा हिस्सा था जिसमें सारे के सारे सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स आते थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। उस समय पे दोस्तों फ्रांस की पॉलिटी में चर्च का बहुत इंटरफेरेंस था।
बाद में जब रशियन रेवोल्यूशन आया, फाइनली फ्रांस एक डेमोक्रेसी बनेगा, वो रशियन रेवोल्यूशन के टॉपिक बिल्कुल अलग है, उसमें नहीं घुसते हैं। एंड में जब फ्रांस की फाइनल डेमोक्रेसी शेप होकर सामने आएगी पूरी दुनिया में, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में, वहां पे फ्रांस बोलेगा कि अब हमारी पॉलिटी में, अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में किसी भी प्रकार से चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार से रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो भाई फ्रांस की पॉलिटी में ना ही रिलीजन का इंटरफेरेंस है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो। अभी इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं फ्रांस में, वो कौन है? वो इमिग्रेंट है। बेसिकली वो सब पैदा तो फ्रांस में ही हुए हैं, लेकिन वो इमिग्रेंट्स के डिसेंडेंट है। आपको पता है फ्रांस एक कॉलोनियल ताकत थी, दुनिया भर में फ्रांस की कॉलोनीज हैं। ज्यादा जानना चाहते हैं फ्रांस की कॉलोनीज कहां कहां पे हैं फ्रांस की, और मैप की लोकेशन को देखने के लिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखी जाके, क्यूरियस केस ऑफ फ्रांस वर्सेस इस्लाम। कल ही मैंने अपलोड की है, फ्रांस वर्सेस इस्लाम, या फ्रांस भी मेरे नाम के साथ सर्च मार देंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो कहने की ये कोशिश की जा रही कि जो सैमुअल पैटी थे, ये तो फ्रेंच रिपब्लिक के वैल्यूज को पढ़ा रहे थे। फ्रेंच रिपब्लिक में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ब्लास्फेमी आप कर सकते हो, आप किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हो गलत तरीके से, और सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हिंदू, सिख और क्रिश्चियनिटी धर्म को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। इनफैक्ट सिख धर्म के कुछ लोगों का भी कुछ इशू हो गया था बीच में, खैर उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन बात की जाए दोस्तों यहां पे, तो ये चीज चल नहीं पा रही। फ्रेंच रिपब्लिकन जो वैल्यूज हैं, वो जो वहां के इमिग्रेंट पॉपुलेशन है इस्लाम धर्म प्रैक्टिस करने वाली, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और सिविलाइजेशन क्लास के चलते यहाँ पे ये सब तरीके की चीजें निकल के सामने आ रही है। अभी जब बात की जाए धर्म की, आप बोलोगे कि फ्रांस के अंदर इमिग्रेशन हुआ कैसे, तो देखिए अल्जीरिया में सिविल वॉर चला, उस समय पे अल्जीरिया से बहुत सारे लोग निकल के फ्रांस में आए। फ्रेंच कॉलोनी जब डीकोलोनाइज हो रही थी, वहां से बहुत सारे मुस्लिम्स निकल के फ्रांस में आके रहने लगे। और फ्रांस चूंकि आप कह सकते हो कि एक राइट विंग कंट्री है, राइट विंग कंट्री मतलब कि आप यहां पे समझ लीजिए कि भले ही आप फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में चर्च का इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं जो फ्रांस की जो पॉलिटी है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड है, बहुत खुले दिमाग के लोग हैं वहां पे, और जो इस्लामिक सोसाइटी है वो उतने खुले दिमाग की है नहीं। तो बीच में आपको कुछ ऐसे न्यूज सुनने को मिली कि कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया। आपको पता है कि जो मुस्लिम वुमेन होती हैं उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं कि वो अपने सर को ढकती हैं हिजाब से, ठीक है ना, इट्स अ डिसेंट क्लॉथिंग। लेकिन फ्रांस के स्कूलों में और कॉलेजेस में बोला गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें होने लगी जो कि इस्लाम धर्म के लोगों को लगा कि उनके अगेंस्ट हो रही हैं। अब बात दोस्तों यहां पे यह है कि लेसाइट, लेसाइट मतलब सेक्युलरिज्म, ये जो लेसाइट नाम का कंसेप्ट आया था फ्रांस में, ये आया था चर्च का इंटरफेरेंस ना हो एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए। लेकिन अब इस लेसाइड नाम के शब्द को मुस्लिम्स को एलिनेट करने के में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है यहां पे ऑथर। कहीं ना कहीं इस लेसाइड नाम के शब्द को फ्रांस की सेक्युलरिज्म की परिभाषा को इस्लाम धर्म को चेक करने में इस्तेमाल किया जा रहा है पहले से, और शायद यही एक रीजन है कि इतने अटैक्स फ्रांस के अगेंस्ट में हो रहे हैं। जब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस आर्टिकल में लिखा है, चाहे तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लो जाके। यहां पे फ्रांस के सामने दो स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं। ये जो इस्लामिक सेपरेटिज्म बढ़ रहा है फ्रांस के अंदर, तो इस्लाम गवर्नमेंट, ये फ्रांस गवर्नमेंट सामने दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप बिल्कुल प्रॉपर रिकॉग्निशन दे दीजिए मुस्लिम वर्ड को, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वैल्यूज के हिसाब से आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को मोल्ड कर दीजिए। तो फ्रांस गवर्नमेंट के सामने पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एग्रेसिवली परस्यू करिए फ्रेंच वैल्यूज को, और एम्यूनल मैक्रॉन यही कह रहे हैं। वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि फ्रांस की जो रिपब्लिकन वैल्यूज हैं उसके हिसाब से इस्लाम धर्म को फ्रांस के अंदर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एक फ्रेंच वर्जन लेके आएंगे हम इस्लाम का। अब ये अप्रोच एम्यूनल मैक्रॉन लेके आ रहे हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है फ्रांस की वो यही चाहती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे फ्रांस का इंटरनेशनल अपोजिशन बहुत होगा, जो कि हो ही रहा है। इजिप्ट, कतर ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, हर कोई फ्रांस को क्रिटिसाइज कर रहा है। दूसरी चीज, आगे आने वाले समय में इस तरीके के जो अटैक्स हैं नाइस वाले, सेम्यूल पैटी वाले, ये इस्लामिक सेपरेटिस्ट से और बढ़ सकते हैं। तो यहां पे अगर फ्रेंच गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना है तो इस तरीके से करें कि उनकी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम ना नजर आए, एक्सक्लूशनरी ना नजर आए। अभी के लिए जो किया जा रहा है कि मदरसास को चेक किया जा रहा है, फॉरेन इमाम्स की एंट्री को बैन किया जा रहा है, ये सेपरेटिज्म को और बढ़ाएंगे। बेसिकली यही बोल रहा है यहां पे ऑथर कि अब क्या सही क्या गलत, ये तो देखिए समय ही बताएगा। आगे बात करते हैं आज की, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, वो है हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेरियस हर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, द डाइवेस्टमेंट मूवमेंट इज ग्रोइंग एट एन इनकरेजिंग पेस। ये किसके डाइवेस्टमेंट मूवमेंट की बात कर रहा है? ये इन्हीं फॉसिल फ्यूल वाले कंपनीज के डाइवेस्टमेंट मूवमेंट की बात कर रहा है।
देखिए दुनिया भर में जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज हैं, इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत आगे हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में, तेल के एक्सट्रैक्शन में। आप इंडिया की इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात कर लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लीजिए। ये सब जो कंपनीज हैं ये बड़ी ही कैश रिच कंपनीज मानी जाती हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती हैं जो कि दुनिया भर के मार्केट में बड़े महंगे बिकते हैं। चाहे आप क्रूड ऑयल की बात कर लो, चाहे आप कोल की बात कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। कल ही मैंने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई है, आप देखिए जाके ग्लोबल वार्मिंग मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात यहां पे क्या बोला जा रहा है कि डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस मारने की बात कर रहे हैं। डाइवेस्टमेंट मतलब कि भाई ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करने वाली जो कंपनीज हैं, जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, इनसे रिलेटेड है, इनमें आप डाइवेस्टमेंट करिए। मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा न देने के बजाय इन्वेस्टमेंट को कम करवाइए, ताकि ये कंपनीज जो दुनिया भर की इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती घूम रही है उसको कुछ हद तक चेक किया जा सके। लेकिन इंडिया के ऊपर ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, ऐसा भी बोला जा रहा है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस के स्टॉक में बहुत मिनिमल है। अब आप बोलोगे ये कैसे मिनिमल है? नंबर 1 जो एमिटर है वो पूरी दुनिया का वो है चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे इंडिया। तो इंडिया तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है तो इंडिया तो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना? नहीं रिस्पॉन्सिबल हो दोस्तों। क्योंकि अगर इंडिया का पर कैपिटा आप ग्रीन हाउस एमिशन देखोगे तो वो बहुत कम है। इट इज लेस देन 2 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा एनुअली। तो मतलब इंडिया में पर कैपिटा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा कम है। जो टोटल दुनिया भर की ग्रीन हाउस गैसेस के स्टॉक्स हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसलिए इंडिया में डाइवेस्टमेंट के जो बातें हैं वो सही नहीं है। देखिए जो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के दम पे डेवलप हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अब इन्वायरमेंट को डैमेज एक लिमिट से ज्यादा हो चुका है। तो अब अगर इंडिया जैसी या चाइना जैसी कंट्री सोचेंगे कि नहीं भाई हम फॉसिल फ्यूल जलाते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो वो सही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आज की डेट में पॉलिसी मेकर्स को एक मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा, और मिडिल पाथ अपनाना आज की डेट में पॉसिबल है। क्योंकि आज की डेट में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है और जो रेन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो ऑब्वियस ही बात है इन नॉन रेन्यूएबल एनर्जी से बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब सोलर एनर्जी के द्वारा लाई गई ताकत कोल एनर्जी के ऑलमोस्ट बराबर महंगी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा महंगी होगी कोल एनर्जी से। अभी के लिए आप कह सकते हो कि सोलर एनर्जी इज एक्सपेंसिव देन कोल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए कि हम लोग कोल से दूर जाएं और रेन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय करें, और इंडिया ये स्टेप्स ले भी रही है। नो डाउट इंडिया इज टेकिंग दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। आप देख लीजिए हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि 175 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी हम लोग पैदा करेंगे 2022 तक, जिसमें 100 गीगावाट तो आपका सोलर एनर्जी है। ये बात बोली गई। फिर इसके साथ साथ कुछ और बातें बोली गई हैं। द प्रोसेस विल बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोल एनर्जी से क्लीन एनर्जी तक का जाने का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स और एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी। आपको लैंड रिस्टोरेशन करना होगा, लोकल जॉब्स को क्रिएट करना होगा, जो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज है रेन्यूएबल एनर्जी की उनका टाइमली ट्रांसफर करना होगा। ये टेक्नोलॉजीज हमको डेवलप्ड कंट्रीज से लेके आ रही है, इंडिया के पास अभी के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं ना कहीं रेन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में आगे बढ़ना है तो डेवलप्ड कंट्रीज की मदद लगेगी ही लगेगी। और यहां पे बहुत सारे एंट्रेंस्ड और वेस्टेड और पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को फ्री में प्रोवाइड करना चाहती नहीं, वो उसके लिए पैसा चाहती हैं। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज को पुश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में अमीर बनते हैं, आगे की जो जनरेशन करेंगी करेंगी, देखा जाएगा। अब बात यहां पे ये है कि कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स आई, प्रयास एक एनवायरमेंटल एनजीओ आप कह लीजिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने पाथवे प्रोवाइड किए हैं। कैसे पाथवे? कि कैसे कोल पावर प्लांट्स को आप एक मीनिंगफुल टाइम फ्रेम में रिटायर कर लीजिए। अभी से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए और इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड करिए कि हाँ भाई इतने सालों के बाद ये जो कोल प्लांट चल रहे हैं इनको हम बंद करवा देंगे। और भी दुनिया भर में एक्टिविस्ट हैं दोस्तों और नेटवर्क्स हैं, जैसे कि आपका रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क, 350.org, गो फॉसिल फ्री, पीपल एंड प्लैनेट, यूथ प्रोटेस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं। ये वो लोग हैं जो सिस्टमाइज तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ड्राइव्स को आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल कंपनी से डाइवेस्टमेंट हो, यानी फॉसिल फ्यूल कंपनी में जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको किया जाए कम।
डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इज द प्रोसेस बाय विच मनी पुट इनटू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ऑफ सर्टेन कंपनीज इज विथड्रॉन। तो सऊदी अरमको में अगर किसी यूनिवर्सिटी फंड ने $10 बिलियन डाल रखा है, तो डाइवेस्टमेंट में उस यूनिवर्सिटी फंड से बोला जाएगा कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि सऊदी अरमको ऐसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। मतलब कि ग्लोबल, आप कह सकते हो ग्लोबल ये रिकॉग्निशन लाके या फिर ग्लोबल आप अवेयरनेस लाके, वो लोग जो कि इन फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस वाली करने वाली कंपनियों में पैसा डालते हैं, उनको आप बोलो कि भाई ऐसी कंपनियों में पैसा मत डालिए, ये हमारे एनवायरमेंट को और क्लाइमेट को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। अब देखिए, ये जो डाइवेस्टमेंट ऑपरेशंस कराए जा रहे हैं, दे आर टारगेटेड ऑन लार्ज इन्वेस्टमेंट फंड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है सऊदी अरमको या एक्सॉन जैसी, इसमें पैसा डालता कौन है? तो बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिक फंड, एजुकेशनल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, मेट्रोपॉलिटन फंड्स, ये लोग पैसा डालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यूएस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका एक पेंशन फंड चलता है, और वो पेंशन फंड मार्केट से लगातार पैसा उठा सके। अगर आप कभी आगे की डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे तो दोस्तों आपको एनपीएस मिलेगा, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है? हर महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटेगा और आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाएगा, और उस पैसे को सरकार किसी न किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही होगी, आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा। उसी तरीके से यूएस में होता है। यूएस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज भी होते हैं, हर कंपनी के अपने अपने पेंशन फंड्स होते हैं। एप्पल कंपनी में काम करने वाले लोगों के अपने पेंशन फंड्स हैं। तो वो लोग हर महीने अपनी तनख्वाह से पैसा उठा के पेंशन फंड में डालते हैं, और पेंशन फंड्स फिर उस पैसे को दुनिया भर के अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीद के, और उससे रिटर्न कमाते हैं और उनके एम्प्लॉयज को देते हैं। तो ये जो पेंशन फंड्स होते हैं ना, ये भी फॉसिल फ्यूल की कंपनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन पेंशन फंड्स को, इंश्योरेंस फंड्स को, एजुकेशनल फंड्स को, फिलेंथ्रोपिक, फेथ बेस्ड, मेट्रोपॉलिटन फंड्स को, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लार्ज पेंशन फंड्स भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनको ये बताया जा रहा है कि आप ये फॉसिल फ्यूल और इन्वायरमेंट को नुकसान पैदा करने वाली इंडस्ट्री से अपना पैसा निकाल लीजिए, और पैसा निकाला भी गया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने पैसा निकाला है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स ने पैसा निकाला है, नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड ने पैसा निकाला है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने पैसा निकाला है, न्यूयॉर्क सिटी, यूके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन सब ने अपना अपना पैसा इन फंड से निकाला है। और 2019 तक ऐसा कहा जा रहा है कि $11 ट्रिलियन प्रॉमिस किया गया है कि डाइवर्स्ट कर दिया जाएगा फॉसिल फ्यूल से। यानी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में $11 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने की बात की जा रही है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रखा है फॉसिल फ्यूल मार्केट में, बट ये जो टारगेटेड डाइवेस्टमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं ना, इसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि 2019 में ये कमिटमेंट आ चुकी थी कि $11 ट्रिलियन को निकाल लिया जाएगा इस फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में जहां जहां पे भी लगाई हुई है। फिर बैंक्स को भी टारगेट किया जा रहा है। कौन से बैंक्स को? जो इन फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं फॉसिल फ्यूल ग्रुप्स को, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इन फॉसिल फ्यूल ग्रुप्स को, सऊदी अरमको जैसी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और इस मूवमेंट में भी सक्सेस मिली है। जैसे गोल्डमैन सैक्स, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहता है वो गोल्डमैन सैक्स को टारगेट करता है। तो गोल्डमैन सैक्स ने अनाउंस किया कि भैया अब वो ऑयल ड्रिलिंग को फाइनेंस नहीं करेंगे आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में, या फिर बहुत ही ज्यादा जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज में कोल माइन चलाई जा रही है, माउंटेन टॉप माइनिंग हो रही है, ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में गोल्डमैन सैक्स पैसा नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट बैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज by the Rainforest Action Network after the Paris Agreement of 2015, where countries agreed to try the limit average global warming below 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और यहां पे कंट्रीज ने बात की कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को नीचे रखेंगे। उसके बावजूद ये जो रिपोर्ट है ना बैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज की, वो क्या बोलती है कि ग्लोबल बैंक्स ने फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज को $2.7 ट्रिलियन लोन में पैसा घुमा रखा है। और लोन में पैसा देने वाले यूएस के बड़े बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, ये बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पेरिस एग्रीमेंट होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया भर में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा की बात कर लीजिए, बार्कलेस की बात कर लीजिए यूके में, बैंक ऑफ चाइना की बात कर लीजिए, एमयूएफजी की बात कर लीजिए जापान में, सब लोगों ने फॉसिल फ्यूल से पॉल्यूशन कॉज करने वाली इंडस्ट्री को पैसा लोन पे घुमाया है। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं? तो टार सैंड से ऑयल निकालना, आर्कटिक की ऑयल एंड गैस को निकालना, फ्रैक्ड ऑयल और गैस को निकालना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को निकालना, कोल की माइनिंग करना, इन सब जगहों पे जहां पे ये चाइनीज बैंक्स और ये जो बड़ी बड़ी बैंक से डोमिनेंट है, कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद ये होना चाहिए था ना कि भाई आप ऐसी इंडस्ट्री को पैसा मत दीजिए जो पॉल्यूशन कर रही है। तो एक तरफ पेरिस एग्रीमेंट कह रहे हो
जहां पे आप बोल रहे हो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ आप पैसा बांट रहे हो। तो अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, A total of $975 billion was the bank financing for 100 key oil, gas and coal companies between 2016 and 19। पेरिस एग्रीमेंट 2015 हुआ दिसंबर में, 2016-19 से लेके 100 की ऑयल गैस और कोल कंपनीज को $975 बिलियन का लोन दिया गया। अब इससे समझ में आ ही रहा है कि किस हद तक पेरिस एग्रीमेंट की पॉलिसीज को या पेरिस एग्रीमेंट्स के एम्स और टारगेट्स को लोग मान रहे हैं। ऑब्वियसली लोग नहीं मान रहे हैं, दुनिया भर में पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन फिर भी डाइवेस्टमेंट की तरफ जो एफर्ट मारा जा रहा है वो बेकार नहीं हो रहा है दोस्तों। एक रीसेंट रिपोर्ट निकल के आई है क्लाइमेट रिलेटेड मार्केटिंग रिस्क सब कमिटी की। ये कम्युनिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के अंदर काम करता है। कम्युनिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यूएस गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है। इन्होंने ये बोला है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो यूएस का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगा। अभी क्लाइमेट चेंज के चलते अगर यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगा, तब ऑब्वियस ही बात है कि यूएस की बैंकें अगर इन्हीं क्लाइमेट चेंज को कॉज करने वाली कंपनी को पैसा देती हैं तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मतलब कि एक तरफ पे साफ साफ चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि भाई ये रिपोर्ट बोल रही है मार्केट रिस्क सब कमिटी की कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यूएस की इकोनॉमी को बड़ा खतरनाक नुकसान होने वाला है। उसके बाद भी अगर बैंक यूएस की पैसा देंगे इन क्लाइमेट चेंज कॉज करने वाली कंपनीज को तो प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अब यूएस के अंदर भी एक सेंटीमेंट बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 अक्टूबर को डैनियल पिंटो, ये जेपी मॉर्गन चेस के को प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये बोला है कि हमारी कंपनी अब इस तरीके से इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देगी, इस तरीके से लोन बांटेगी जिससे इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से डेवलपमेंट को किया जा सके। मतलब हम लोग ब्लैंकली उन कंपनीज को अब लोन नहीं देंगे जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवेस्टमेंट वाला जो मूवमेंट है जो कि पूरी दुनिया भर में चल रहा है, उसने ट्रैक्शन गेन किया है, कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिली है, बट उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली। उस लेवल की सक्सेस आने में अभी भी समय है। तो आगे बात करते हैं एवर्टिंग वोलेटाइल पोल आउटकम्स। अच्छा, ये वाली जो मैंने आपको बताई है ना वीडियो दोस्तों, इसमें ये जो मैंने कुछ की इंडिकेटर्स बताए, इन की इंडिकेटर्स को ध्यान रखिए। जैसे 2016 से 19 के बीच में $975 बिलियन बांटा गया है टॉप 100 की ऑयल गैस एंड कोल कंपनीज को, ये एक हो गया। तो भैया ये अलग अलग बैंक्स किस प्रकार से आपका 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद भी पैसा बांट रहे हैं इन फॉसिल फ्यूल्स कॉज करने वाली कंपनी को, और इसका सोर्स क्या है 2020 रिपोर्ट बैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क द्वारा। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। यही पॉइंट्स आपको मेंस में नंबर दिलाएंगे, यही पॉइंट्स आपको एसए में नंबर दिलाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे टेक्स्ट को ऐड किया ताकि आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। अभी नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं है, आपके पास जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे ना, देखिए नोट्स की जब बात आती है मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद भी आपके पास नोट्स बनाने का समय रहेगा। 4 महीने होते हैं। अगर आपका ऑप्शनल प्रॉपर तरीके से तैयार है तो ये जितने भी पीडीएफ आपके पास मैं दे रहा हूं उस समय पे एक एक सिंगल टॉपिक छोड़ के स्किमिंग स्कैमिंग करके इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को शॉर्टलिस्ट करके आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। अभी चीजों पे समझने पे ध्यान देना। और हाँ, अगर आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और आपने 4 रजिस्टर सेग्रीगेट कर रखे हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के, तो आप अभी भी नोट बना सकते हो। क्या बात करते हैं अगला टॉपिक, एवर्टिंग वोलेटाइल पोल आउटकम्स। ट्रम्प्स रिटोरिक अगेंस्ट मेल इन वोटिंग कैन लीड टू अ स्टेट ऑफ टुमिल्ट शुड ही लूज द इलेक्शन। देखिए वोटिंग डे आ रहा है 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। सीधे सीधे फाइनल रिजल्ट अभी जल्दी आने वाले हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज के ऊपर बिल्कुल अटैक मारा है, वो है मेल इन वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला है कि ये जो मेल इन वोटिंग है ये एक ऐसा तरीका है जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने की बात की जा रही है, रिपब्लिकन पार्टी को वोटिंग से निकालने की बात की जा रही है। अब बात दोस्तों ये है 3 नवंबर तक 100 मिलियन वोट्स मेल इन वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग और दूसरी प्रकार की जो अर्ली वोटिंग है इसके थ्रू ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। अपने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इस मेल इन वोटिंग को फ्रॉड बोला है। जबकि अगर आप वोटिंग फ्रॉड की बात करो यूएसए में, यूएसए वोटिंग फ्रॉड इज बिटवीन दिस मच टू दिस मच, मतलब ना के बराबर है यूएस में वोटिंग फ्रॉड। किसने बताया ये? अकॉर्डिंग टू द 2007 स्टडी बाय ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस। उसके बाद आप देखिए कि ट्विटर और फेसबुक पे जो मिस्टर ट्रंप मेल इन वोटिंग के खिलाफ ही जो हेट प्रोपेगेंडा चलवा रहे थे, इसको फैक्ट चेक लेबल्स के थ्रू रोक दिया ट्विटर और फेसबुक ने। और वहां की जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है उसके जो हेड है एलन वेंट्रॉप, उन्होंने साफ साफ बोला है कि किसी भी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये जो मेल इन वोटिंग है ये बिल्कुल सेफ तरीका है वोट डालने का।
लेकिन उसके बाद भाई पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मेरे ये जो अपोजिशन में जो बाइडेन है ये जीतते हैं, मतलब इलेक्शन रिग हुआ ही हुआ है, और अगर ये जीतते हैं तो हम आ रहे हैं अपने लॉयर्स के साथ, मतलब हम कुछ भी हो जाए इस इलेक्शन रिजल्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे ही जाएंगे। और मान लीजिए ऐसा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवर्स डिसीजन दे देता है, तो लोगों के वोट पे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फाइनली तीन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चला जाएगा आपका इलेक्शन प्रोसेस। एक तो कांग्रेस के हाथ में, दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज के हाथ में, और तीसरा फेडरल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इलेक्टोरल कॉलेज जो लोग वोट डालते हैं उससे बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 मेंबर्स है और इन 538 मेंबर्स के लिए अभी इलेक्शन हुए हैं। ये 538 मेंबर्स फिर जिस मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को वोट दे देंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे जो बाइडेन को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से बहुत थोड़ा सा ही आगे हैं इलेक्शंस में, तो ऑब्वियस सी बात है इस इश्यू को खींच के डोनाल्ड ट्रंप कहां ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। चलिए अब ये सब चीजें तो दोस्तों हो ही रही हैं, यहां पे कुछ और प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। ये जो पूरी इलेक्शन कंपेनिंग हो रही है अमेरिकन इलेक्शंस में, इसमें सिविल अनरेस्ट आ रहा है। दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सिविल अनरेस्ट जहां पे अर्बन मिलिशियाज उठ रहे हैं, और ये अर्बन मिलिशियाज दोनों साइड से उठ रहे हैं। तो मिस्टर ट्रंप की तरफ से भी कुछ अर्बन मिलिशियाज उठ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है मिस्टर ट्रंप ने डायरेक्टली फंड नहीं किया होगा, बट जो भी मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनकी पॉलिसीज को फेवर करने वाले लोग मिलिटेंट की तरह सड़कों पर उतर रहे हैं और स्लोगन्स दे रहे हैं मिस्टर ट्रंप के सपोर्ट में। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये भी ओपनली सड़क पर उतर रहे हैं और ट्रंप के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। और कभी कभी वायलेंट क्लैशेस भी हुए ऑन द स्ट्रीट ऑफ यूएस। यूएसए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की, और कह सकते हो सबसे मेच्योर डेमोक्रेसी है दुनिया की, और वहां पे इलेक्शंस में एक प्रकार का सिविल अनरेस्ट आ गया। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है और कहीं ना कहीं इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे खास बात यह है कि रिसेंटली 13 मिलिशिया मैन को एफबीआई ने अरेस्ट किया है। इन 13 मिलिशिया मैन के ऊपर इल्जाम है कि जो मिशिगन की गवर्नर है ना, ग्रेचेट विटमर, इनकी स्टेट गवर्नमेंट को वॉलेंटली ओवरथ्रो करना और एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा कर लेना। मैं आपको बता दूं कि मिशिगन की जो गवर्नर है ग्रेचेन विटमर, ये एक डेमोक्रेट है, मतलब ये जो बाइडेन की सपोर्टर है और रिपब्लिकन पार्टी के अपोजिशन में आती है। तो कुल मिला के जो ये अमेरिका इस समय केओस में घुस रहा है, ये केओस सही नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है इलेक्शंस का। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इवेंट, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सा ट्रेंड सामने नजर आ रहा है, जिसको अरेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिविल अनरेस्ट सा हो रखा है यूएसए में, अ सॉर्ट ऑफ सिविल अनरेस्ट इज देयर। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, गुंडे घूम रहे हैं सड़कों पे दोनों पॉइंट तरफ से, आपस में लड़ रहे हैं, उल्टे सीधे स्लोगन्स, अभद्र भाषा, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं वहां पे। तो आगे चलते हैं। एकेडमिया इन फ्री विल, India's dismal score on academic freedom index reflects issues plaguing the country's education system। यहां पे बात की जाए तो देखिए, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई को आई, इसने बोला कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देंगे, इंडिया को बड़ी बड़ी नॉलेज पावर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 नंबर का, उसको भी फुलफिल करता है। क्या बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4? यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल फॉर चिल्ड्रन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, ड्रॉप आउट रेट को कम करना। लेकिन इन सब चीजों के बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। बहुत डिस्कशन हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। उस पर ना जाते हुए एक चीज पे डिस्कशन उतना नहीं हो रहा है, और वो है एकेडमिक फ्रीडम। जो बच्चे क्लासों में पढ़ते हैं और जो टीचर्स क्लासों में पढ़ाते हैं, वो किस हद तक सेंसिटिव इश्यूज को पॉइंट आउट कर सकते हैं बिना बैकलैश झेले। तो अगर एक पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी फ्रांस में सैमुअल पैटी वाला केस हुआ, उन्होंने ये जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उनके गलत पोस्टर्स दिखाए और उसके चक्कर में उनकी हत्या हो गई। तो किस हद तक इंडिया में जो टीचर्स हैं वो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि वो बिना डरे पढ़ा सकें, किस हद तक उनके काम करने की फंक्शनिंग में आउटर इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे आती है एक चीज जिसको बोला जाता है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। मतलब टीचर कितना फ्रीली पढ़ा सकता है स्कूल एनवायरनमेंट में, और बच्चा कितना फ्रीली पढ़ सकता है। इंडिया में अगर आप एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करिए, हम लोग बहुत नीचे हैं, वी आर एट 0.352। हमसे नीचे है सऊदी अरेबिया 0.278, लिबिया 0.238। लास्ट 5 ईयर्स में जो एएफआई है वो 0.1 पॉइंट से घटा है। तो अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करिए, मलेशिया 0.582, इवन पाकिस्तान भी हमसे आ गया था। पाकिस्तान में क्या ही एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, वहां पे तो उन्होंने माइनॉरिटीज को खत्म ही कर दिया है, तो क्या ही बोलेंगे माइनॉरिटीज। एक मोनोलिथ रिलीजन वाली कंट्री बन गई है पाकिस्तान, जहां पे सिर्फ उसी धर्म, इस्लाम धर्म के हिसाब से काम होता है। सारी की सारी माइनॉरिटीज दबी गई, तो जब सारी माइनॉरिटीज दबी गई तो क्या ही अपोजिशन करेंगी। तो ये जो फिगर है उसका कोई मतलब है नहीं।
फिर ब्राजील में 0.466, इसको भी इंडिया से बेटर माना जा रहा है। सोमालिया 0.436, यूक्रेन 0.422। तो ये जो बहुत सारी कंट्रीज बताई जा रही है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में, ये इंडिया से बेटर बताई जा रही है। टॉप में कौन है कंट्रीज? तो उरुग्वे और पुर्तगाल टॉप में, दोनों के पास 0.971 है। लाटविया 0.964 पे और जर्मनी 0.960 पे। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में बात क्या बोली जा रही है कि हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब जब हम बहुत ज्यादा पीछे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्कॉलर्स टू डिस्कस पॉलिटिकली एंड कल्चरली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स विदाउट फियरिंग फॉर देयर लाइफ, स्टडीज और प्रोफेशन। यानी कुछ गलत बता दें तो कहीं कोई रेडिकल ग्रुप उनको मारने ना आ जाए, कहीं वो कुछ गलत पढ़ा दे तो उनको उनकी नौकरी से ना निकाल दिया जाए। तो इस केस में ये देखना पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या ऑफर कर रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है, बोलती है कि इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनविजन्स एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यानी कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बताएंगे जहां पे क्रिएटिविटी की बात होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन। जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है मतलब आप एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को क्रिटिसाइज करोगे। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं, किस हद तक ये अप्लाई होंगी इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला तो गया एनईपी में किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां पे दबा के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुआ है। फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और बात बोली गई है कि भाई फैकल्टी विल बी गिवन फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलर एंड पेडागोगिकल अप्रोच। पेडागोगिकल मतलब मेथड ऑफ टीचिंग विद इन द अप्रूव्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल सिलेक्शंस, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट। तो मतलब कि टीचर को फ्रीडम दी जाएगी अपना करिकुलर और पढ़ाने के तरीके को डिसाइड करने की। फिर ये बोला गया कि भाई एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ये एक मेरिट बेस्ड और पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग होगी जिसको गवर्न किया जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसमें रिसर्चर्स और इनोवेटर्स होंगे। अब बातें तो देखिए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी करी गई हैं, लेकिन वो किस हद तक इंप्लीमेंट होंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जब एंटी सिटीजनशिप एक्ट के अगेंस्ट बवाल हो रहा था तो बहुत ब्रूटली सप्रेस किया गया वहां पे बच्चों को। तो कहीं ना कहीं कहने और करने में फर्क है, ऐसा यहां पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। अभी एंटी सिटीजनशिप अगेंस्ट अमेंडमेंट के अगेंस्ट में आप अपोजिशन कर रहे हो, वो पढ़ाई से किस हद तक रिलेटेड है ये यहां पे कनेक्ट कर पाना मुश्किल है। एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जिसमें कुछ माइनॉरिटीज को आसपास की कंट्री से मुस्लिमों को छोड़ के इंडिया की सिटीजनशिप देने की बात की गई। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में आपके एकेडमिक से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में जो जामिया इस्लामिया और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आप एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में किस तरीके से जोड़ सकते हो, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। बट ठीक है, ऑथर ने यहां पे पॉइंट आउट किया है तो ये देखते हैं। फिर बात की जाए कि ये जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये 8 कंपोनेंट्स पे कैलकुलेट होता है। किसके किस पे? फ्रीडम टू रिसर्च एंड ट्रीट, फ्रीडम टू ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। इंडिया किन किन पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से फेयर नहीं कर रहा है? तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे फेयर नहीं कर रहा है, कैंपस इंटीग्रिटी पे फेयर नहीं कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन पे ये नहीं अच्छा नहीं फेयर कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम पे अच्छा फेयर नहीं कर रहा। ये जो कल्चरल एक्सप्रेशन है ना, ये जो आपके प्रोटेस्ट हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, इनको आप कल्चरल एक्सप्रेशन में जरूर जोड़ सकते हो। तो भाई अब यहां पे मेन पॉइंट आते हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकार के इश्यूज में यूनिवर्सिटी में इंटरफेरेंस करती है, चाहे वो एकेडमिक इशू हो चाहे वो नॉन एकेडमिक इशू हो। आपको पता है ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं टॉप रैंकिंग पोस्ट के, चाहे वो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, प्रो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो, चांसलर ज्यादातर केसेस में गवर्नर होता है। ये सब पॉलिटिसाइज डिसीजन होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के रूलिंग मेंबर्स के जो चहेते होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। अब जब अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होंगे आपके पढ़ाई की जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एकेडमिक एक्सीलेंस तो नहीं होगा, क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगा, बस करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, ना कि एकेडमिक एक्सीलेंस के बेसिस पे। इससे नेपोटिज्म आता है स्टाफ अपॉइंटमेंट में, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग टॉप पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं तो वो भी अपने नीचे अपने चाहतों को ही अपॉइंट करेंगे, तो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की चीजें आ जाएंगी, रेंट सीकिंग कल्चर आ जाएगा, और जो रियल में अच्छे टीचर्स हैं वो पीछे छूट जाएंगे। फिर हमारे देश के बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडीज हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इनको ब्यूरोक्रेट्स हेड करते हैं। अभी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में ब्यूरोक्रेट्स नहीं एकेडमिशियंस होने चाहिए। हम एनईपी 2020 में
एजुकेशन सिस्टम को डी ब्यूरोक्रेटाइज करने की बात कही गई है। मतलब अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ब्यूरोक्रेट्स नहीं, जो मेजर और बड़े मेरिटोरियस एकेडमिशियंस है वो हेड करेंगे। अब वो किस हद तक हेड करेंगे और उनको कितनी ऑटोनॉमी दी जाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, उनको डी ब्यूरोक्रेटाइज करने की जरूरत है, मतलब उनको जो ब्यूरोक्रेट्स हेड कर रहे हैं उनको हटा के जरूरी है कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस वाले लोग हैं वो उनको हेड करें। तो किस हद तक चीजें इंप्लीमेंट होंगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, और आने वाले 1-2 साल नहीं, कम से कम 4-5-6 साल चाहिए, 10 साल तक चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अचीवमेंट्स को एसेस करने के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस की मार्केटिंग कर दें। आप जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओगे इन वीडियोस को, उतनी ही आप मेरी मदद कर रहे हो। गुड बाय।